बच्चों, तो भाई हॉस्पिटल फार्मेसी में चैप्टर नंबर 5 कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल है ना। हॉस्पिटल के अंदर कंपाउंडिंग करना। देखो, एक तो होता है हॉस्पिटल का कंपाउंड जहां पे घूम सकते हो, है ना। दूसरा हॉस्पिटल के अंदर कंपाउंडिंग मींस दो चार चीजें मिला के कुछ नया बनाना। बात समझे। पहले तो ये समझो कि क्या होती है और इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। कंपाउंडिंग करने का मतलब कि भाई कोई मेडिसिन है, इंडस्ट्री से हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी मेडिसिन आई, किसी पेशेंट को ऐसी नीड है कि वो मेडिसिन आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फार्मासिस्ट के पास नॉलेज है इस बात का कि इस दवा का सॉल्ट क्या है। तो क्या करेगा कि कोई 2 दवा मिलाएगा या 3 दवा मिलाएगा या 4 दवा मिलाएगा, जैसी रिक्वायरमेंट हो वो दवा देने से पेशेंट का ट्रीटमेंट हो सकता है। काफी समय थोड़ा पीछे का याद करके देखो, जब वैद्य वगैरह होते थे तो वो क्या करते थे, कोई भी बीमारी हुई 2 पत्तियां इसकी, 4 पत्तियां उसकी, 3 पत्तियां उसकी और 2 उसकी, उसको क्या करते थे, मोटाल पेस्टल में खूब अच्छे से कूट लेते थे और कूट के उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के पेशेंट को पिला देते थे, या फिर पीस के उसकी गोली बना देते थे, गोली खिला देते थे। बेसिकली यही कंपाउंडिंग है। वो जो पत्तियां हैं हॉस्पिटल के अंदर रखी हुई दवा समझो, उस वैद्य को फार्मासिस्ट समझो, ठीक। और कर क्या रहा, उन दवाओं को पीस के, भाई किसी पेशेंट को मान लिया मलेरिया हो गया, सपोज मलेरिया हो गया, मलेरिया की दवाई हॉस्पिटल में नहीं है, फार्मासिस्ट को नॉलेज है कि मलेरिया का जो बुखार है, बुखार भी है ना, तो बुखार की ये दवा हो गई, जो उसके अंदर पॉजिटिव एजेंट है उसकी ये दवा हो गई। वो क्या करेगा, दोनों दवाओं को पीस लेगा और पीस के दे देगा, बोलेगा कि हाँ भाई पर्ची बना के कि ये लो, इससे ठीक हो जाओगे। या आप लोगों ने देखा होगा किसी को आईवी फ्लूइड वगैरह चढ़ता है, इंजेक्शन वगैरह चढ़ता है ना, तो क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई मेजर ऑपरेशन होता है, आप देखते हो कि बॉटल लगा देते हैं और बॉटल के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं इंजेक्शन, या कुछ नया बनाना है। अल्टीमेटली ये समझो, जो चीज हॉस्पिटल के अंदर है उनसे उनको और इफेक्टिव बनाना, या फिर जो दवा हॉस्पिटल में नहीं है या बल्क में कुछ मंगाया गया है ना, बल्क में बहुत सारी चीजें मंगा ली गई, रॉ मटेरियल मंगा लिया गया, अब उन सब चीजों से मिला के कोई नया प्रोडक्ट बनाया गया, मींस कंपाउंडिंग की गई, कुछ नया फॉर्म हुआ, नई ड्रग का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। तो कहने का मतलब जैसे इंडस्ट्री में पाउडर आ गया, डाइल्यूएंट आ गया, एक्सिपिएंट आ गया, है ना, मशीनों से कंप्रेस किया, कंप्रेस करके हमने टैबलेट बनाई, फिर उस पर कोटिंग कर दी, क्या किया, दवा की कंपाउंडिंग कर रहे हैं, दवा को हम बना रहे हैं। ठीक उसी तरह से हॉस्पिटल में भी कंपाउंडिंग करते हैं, बस ये है कि हॉस्पिटल के अंदर कई तरीके की कंपाउंडिंग होती है, राइट। कई बार दवाएं बनी हुई हैं, एफडीए इसको नहीं मानता, जो हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको सही नहीं मानता। वजह, क्योंकि देखो पहले जो आदिकाल में होता था, जो वैद्य करते थे, आजकल के डॉक्टर उसको नहीं कहते, है ना। पहले के समय में माएँ क्या करती थी, कान में तेल डाल देती थी, नाक में तेल डाल देती थी, मुंह में तेल डाल देती थी, बच्चों के काजल लगा दिया जाता था। आजकल के डॉक्टर मना करते हैं इन सब चीजों को, क्योंकि बच्चा पहले से ही अगर स्ट्रांग हो गया, बचपन से ही उसको शुद्ध थेरेपी मिल गई है, जो खूब रगड़ रगड़ के मालिश की जाती थी, हड्डियों का चूरमा बना दिया जाता था, बच्चे मजबूत हो जाते थे, तो फिर उन डॉक्टर को पूछेगा कौन, है ना। तो कुल मिला कहने का मतलब यह है कि कंपाउंडिंग में कुछ नया फॉर्मेशन करना, जैसे पहले वैद्य लोग करते थे, कोई बीमारी हुई 2-4 पत्तियां पीस के, है ना। तो देखते हैं और डीप में चल के, फार्मासिस्ट लोकेटेड विद इन हॉस्पिटल दैट आर पार्ट ऑफ हेल्थ के फार्मेसी, जो है देखो हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी होती है वो क्या होती है, पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम या पार्ट ऑफ हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटल में फार्मेसी होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली प्रोवाइड द कंपाउंडेड ड्रग, कोई भी मेडिसिन अगर हॉस्पिटल के अंदर नहीं है तो यूजुअली क्या होती है, फार्मासिस्ट के पास दवा का नॉलेज होता है, और सिर्फ बात की जाए हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी के पास दवा का नॉलेज होता है तो वो सिर्फ फार्मासिस्ट होता है। वो अपनी नॉलेज और अपनी स्किल के दम पे 2 दवाओं का मिश्रण, 2 दवा, 1 दवा, 3 दवा, जैसी रिक्वायरमेंट है अगले को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मान लिया छोटा सा बच्चा है ना,
सिरप चाहिए उसको, सिंपल सा फॉर्मूला समझो, सिरप चाहिए उसको है, छोटा बच्चा दवा नहीं निगल सकता। अब अगले को पता है कि भाई सिरप नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर क्या करेगा, पैरासिटामोल की टैबलेट लेगा, जितने भी mg है, जितना वेट बच्चे का है, बच्चे के वेट के हिसाब से उतनी टैबलेट तोड़ लेगा, तोड़ के उसको घोट लेगा और बोल देगा कि चम्मच में 2 बूंद पानी डालना और इस पाउडर को डाल के पिला देना, बुखार उतर जाएगा। कंपाउंडिंग होगी कि नहीं भाई? जिस फॉर्म में आई दवा उस फॉर्म में नहीं इस्तेमाल की गई, उसका बना दिया गया सस्पेंशन, ठीक, और बच्चे को पिला दिया गया, हो गई कंपाउंडिंग। इसी में 2 दवाएं भी मिलाई जा सकती हैं भाई, थोड़ी थोड़ी करके 2 दवा मिला दी हमने, ठीक है। तो कहने का मतलब जो हॉस्पिटल में फार्मेसी होती है, फार्मेसी में फार्मासिस्ट होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सप्लाई दवा की रुकनी नहीं चाहिए, चाहे कंपाउंडिंग करके दी जाए या जो कंपाउंडेड ड्रग आई है बाहर से, इंडस्ट्री से एज इट इज आई है, वो तक, ठीक है। कंपाउंडिंग इज द मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, है ना, जो अलग अलग इंग्रेडिएंट को मिक्स करके नई दवा बनाना, मीट द पेशेंट स्पेसिफिक नीड। कंपाउंडिंग की जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि अलग अलग दवाओं का मिश्रण बना के जो पेशेंट की बीमारी है उस बीमारी को सही करने के इस्तेमाल में। अगर 90s 30 और 40s की बात करें, ठीक, 1930-40 की बात करें, तो मोस्ट प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन वर प्रिपेयर्ड इन दिस मैनर। मोस्ट ऑफ द जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर देता था तो फार्मासिस्ट के पास मोर्टाल पेस्टल जरूर रहता था। अब वो ट्रेंड थोड़ा सा हट गया है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बहुत सारी हो गई हैं, हर चीज की दवाएं बन गई हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, तो फार्मासिस्ट के पास जाओ या डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर पर्ची में जो है पाउडर घोल के देता था, पाउडर बना के देता था कि जाओ सुबह खाने से पहले ये पुड़िया खा लेना, शाम को ये वाला पाउडर घोल के पी लेना, इसको ये करके पी लेना, इस तरीके से, है ना। 1950-60 मींस और एडवांस में धीरे धीरे करके ये जो पैटर्न है कम होता चला गया, है ना। फार्मासिस्ट बिकेम एन इंडिविजुअल हु डिस्पेंस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मेडिकेशन। फार्मासिस्ट खुद भी जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ड्रग है वही ड्रग पेशेंट को डिस्पेंस करना शुरू कर दिया। वजह, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन करके, कंपाउंडिंग करके नई ड्रग बनाते थे, उन ड्रग की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में, ऑलरेडी फार्मेसी में होनी शुरू हो गई। भाई पहले मलेरिया की दवा नहीं बनी थी, जैसे सपोज करो कोविड आया, कोविड का जब तक वैक्सीन नहीं था, अब आप देखो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट ये दवा भी दी जा रही है ना, प्लाज्मा भी चढ़ाया जा रहा है, एंटीवायरल ड्रग भी दी जा रही है ना। तो कहने का मतलब जिस तरीके से जैसे सिम्टम हुए सिम्टोमेटिक इलाज देना शुरू हो गया था, उसके हिसाब से वैक्सीन तो बनी नहीं थी और बीमारी का भी पता नहीं था कि किस लेवल तक फैली हुई है। तो सिम्टोमेटिक बुखार है, बुखार की दवा, है ना, वायरल इंफेक्शन है, एंटीवायरल ड्रग दी जा रही है। तो कहने का मतलब कंपाउंडिंग करके दवा दी जाने लगी। बाद में रिसर्च करके जब पता चला तो वैक्सीन बन गई, है ना। कंपाउंडेड ड्रग कैन सर्व एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर पेशेंट हुज मेडिकल रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय FDA अप्रूव्ड ड्रग। ये मेन ऑब्जेक्टिव है कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग का या बल्क कंपाउंडिंग का। कंपाउंडेड ड्रग, जो ड्रग फार्मासिस्ट ने बनाई, कैन सर्व द इंपॉर्टेंट रोल, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पेशेंट के लिए जिस पेशेंट की मेडिकल रिक्वायरमेंट FDA अप्रूव्ड ड्रग से नहीं हो पा रही है। जो FDA अप्रूव्ड मतलब कंपनी से जो दवा आई है उस दवा से पेशेंट की रिक्वायरमेंट, पेशेंट की बीमारी नहीं ठीक हो पा रही है, लेकिन 2-3 दवाएं बना के जो डॉक्टर या फार्मासिस्ट ने दवा दी है पेशेंट को, उससे उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जा रही है। इसीलिए ड्रग की कंपाउंडिंग की जाती है। फॉलोइंग आर द रीजन इन विच द फार्मेसी डिसाइडेड कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल। कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी है उसमें दवा की जो कंपाउंडिंग है इसका डिसीजन लिया गया। क्या? ड्रग शॉर्टेज इन हॉस्पिटल। कई बार कुछ दवाओं की शॉर्टेज हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर। अब अगर दवा की शॉर्टेज हो जाएगी हॉस्पिटल के अंदर तो क्या होगा? पेशेंट को दवा नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो होता क्या था, कंपाउंडिंग करके दवा बनाई गई। एडजस्टमेंट ऑफ डोज रिक्वायरमेंट ऑफ प्री मेच्योर इन्फेंट, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पूरी पूरी दवा नहीं दी जा सकती, तो डोज का एडजस्टमेंट कर दिया गया। कभी डाइल्यूट कर दिया गया, कभी दवा तोड़ के उसका सॉल्यूशन बना के दे दिया गया, कभी सस्पेंशन बना के दे दिया। भाई एक तरह से आपको जो ड्राई पाउडर मिलता है, ड्राई पाउडर का सस्पेंशन मिलता है, आप क्या कर रहे हो? कंपाउंडिंग ही तो कर रहे हो, अपने घर पे कर रहे हो, खुद आके कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? ड्राई पाउडर में आपको मिल गया, उसमें आपने एक इंग्रेडिएंट मिलाया। क्या मिलाया? पानी। पानी मिला के उसकी कंपाउंडिंग करके उसको सस्पेंशन बना दिया।
ये भी एक टाइप का कंपाउंडिंग है, राइट। चेंज इन द नीड ऑफ द डोजेस फॉर्म मेक द मेडिकेशन इजियर इंजेस्ट द चिल्ड्रन इन द एल्डर पेशेंट। बच्चे को बुखार है, टैबलेट देनी है, पैरासिटामॉल देनी, पैरासिटामॉल टैबलेट में आ रही है, हॉस्पिटल में जो अवेलेबल है वो टैबलेट है। अब जो छोटा सा बच्चा है वो उसको निगल नहीं सकता, क्या करोगे, उसको पीस के, है ना, पीस के उसका सॉल्यूशन बना के दे दोगे, राइट। कोई ज्यादा बूढ़ा है, कई बार जैसे होम्योपैथिक में जाओ, दवाएं रहती हैं, उनको मीठा बना दिया जाता था ताकि इजीली लिया जा सके, मींस खाया जा सके, उसका टेस्ट खराब ना हो। उसी तरह से इसमें दवाओं में भी कुछ स्वीटनर मिला दिया गया, जिसकी वजह से, भाई स्वीटनर मिलाना भी एक तरह की कंपाउंडिंग करना है। जिस फॉर्म में एफडीए अप्रूव्ड ड्रग आई, हमने उस फॉर्म में नहीं यूज किया, हमने उसमें कुछ अपना इन्वेंशन किया, कंपाउंडिंग करी। पेशेंट हैज एलर्जी and need a medication to be made without certain dye, although compounded drug are important। देखो एक खास बात क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जो कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग, कंपाउंडेड ड्रग दी गई, उसमें 2-4 दवाएं मिलाई गई, ठीक, जिनकी वजह से पेशेंट को एलर्जी हो सकती है, कोई डाई मिला दिया गया, कोई स्वीटनर मिला दिया गया, कोई कुछ और मिला दिया गया। ऑल्दो कंपाउंडेड ड्रग इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडेड ड्रग इंपॉर्टेंट तो है, बट मे कॉज हायर रिस्क टू पेशेंट, रिस्क भी है पेशेंट को देन एफडीए अप्रूव्ड ड्रग। एफडीए अप्रूव्ड ड्रग के पास वैलिडेटेड डेटा है कि इस ड्रग को इसके साथ मिलाओगे, इस इंग्रेडिएंट को इसके साथ मिलाओगे तो कहीं कोई समस्या नहीं, उनके पास वैलिडेटेड डेटा। लेकिन जो कंपाउंडिंग की जा रही है वहां पे कोई ऑथेंटिकेटेड डेटा मौजूद नहीं है, इसलिए कई बार ये टॉक्सिक हो सकता है पेशेंट के लिए, एलर्जी हो सकती है, नुकसानदायक हो सकता है। Therefore, compounded drugs should only be used when FDA approved drug is not available in the pharmacy या हॉस्पिटल। कहने का मतलब तभी आज की डेट जो ऐसी है कि कंपाउंडिंग ड्रग की तभी की जाती है जब आपकी फार्मेसी या हॉस्पिटल में एफडीए अप्रूव्ड ड्रग मौजूद नहीं है। अगर एफडीए अप्रूव्ड ड्रग बोले तो जो इंडस्ट्री से आई है ना, जो इंडस्ट्री से दवा आई सील्ड पैक, वो क्या है, एफडीए अप्रूव्ड है। अगर एफडीए अप्रूव्ड ड्रग है तो फिर हम कंपाउंडिंग नहीं करते किसी भी ड्रग की, राइट। अब प्लानिंग करना है, अगर भाई कैसे करोगे, बल्क की कंपाउंडिंग कैसे करोगे, प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग के लिए फार्मासिस्ट शुड कंसीडर 2 पॉइंट, सिर्फ 2 पॉइंट कंसीडर किए जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करनी है या नहीं करनी। एक, पैसा, बजट कंट्रोल करने के लिए रेगुलेट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट प्रोग्राम, दूसरा क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। 2 चीजें, अगर आपको लगता है कि हम बाहर से जब दवा मंगाते हैं वो दवा पे मींस महंगी पड़ रही है, और अगर हम फार्मेसी में दवा बनाएंगे तो वो दवा सस्ती पड़ेगी। होता कैसे है, अगर कोई चीज, सपोज करो जैसे घर में खाना बन रहा 4 लोग का खाना बन रहा, आप होटल में खाने गए तो घर का खाना क्या होगा, भाई होटल में खाने जाओगे है, कम लोगों का, कहने का मतलब अल्टीमेटली समझो कि कम लोगों का खाना बनाओगे तो महंगा पड़ता है, वही होलसेल में जब खाना बनाओगे तो सस्ता पड़ता है। ठीक उसी तरीके से इसमें प्लान किया जाता है कि फार्मेसी में जो दवाओं का इस्तेमाल कम होता है उन दवा को हम बाहर से मंगा ले, है ना, जिन दवाओं का इस्तेमाल कम होता है उनको बाहर से मंगा ले, लेकिन जो होलसेल में बहुत सारी इस्तेमाल होती हैं उनकी हम कंपाउंडिंग कर ले। इसमें क्या होगा, इसमें पैसा बहुत बचेगा, इकोनॉमी बहुत बचेगी। भाई लंगर में भाई 4 लोग का खाना बनाओगे तो ज्यादा महंगा पड़ेगा, है 4 लोग का खाना बना के बेचो, अगर बेचना है, सिर्फ 4 लोग खाने आ रहे हैं तो खाने की कॉस्टिंग नहीं निकल पाएगी आपकी। लेकिन वही 4000 लोग डेली आपके होटल पे खाने आ रहे हैं तो कम पैसे में भी दोगे तो भी आपका फायदा होगा, थोड़ा थोड़ा ही करके। तो अल्टीमेटली हम 2 चीज पे, एक बजटरी कंट्रोल, जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं उनकी हम कंपाउंडिंग करते हैं, और जो कम इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं उनको हम बाहर से मंगा लेते हैं। साथ ही साथ वो दवाएं जिनका हम क्वालिटी कंट्रोल पूरी तरीके से कर सकते हैं, जिनकी प्योरिटी, जिनकी स्ट्रेंथ कहीं भी जो इंडस्ट्री से एफडीए अप्रूव्ड ड्रग है उससे कम नहीं होनी चाहिए, यानी हमको क्वालिटी कंट्रोल यूनिट भी सेटअप करनी पड़ेगी। तो बजटरी कंट्रोल के लिए भाई क्या करते हैं, in order to develop adequate budgetary control, manufacturing program, hospital, pharmacy required to give the lengthy consideration, means
लंबा चौड़ा कंसिडरेशन, बजट कंट्रोल करना है आफ्टर ऑल, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है, इक्विपमेंट कितने हैं, जो स्टाफ है आपके यहाँ पे, है ना, स्टाफ है वो कितना स्किल्ड है, डायरेक्ट कॉस्ट कितनी लग रही है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगी, जो हम सीधा पे करते हैं, हम आपको सैलरी देते हैं, सीधा पेमेंट हुआ, हम रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं, सीधा पेमेंट हुआ। फिर इनडायरेक्ट कितना पैसा खर्चा करते हैं, इनडायरेक्ट भाई एसी लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर लगा है, बिजली का खर्चा है, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका इंश्योरेंस करवाना है, आने जाने की व्यवस्थाएं देनी है ना, इतना सारा एम्प्लॉय रखा गया है, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट खर्चे हैं, राइट। तो इन सब चीजों की प्लानिंग की जाती है। इन प्लानिंग के लिए सबसे पहले क्या है, मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट। मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई कि नहीं, क्या क्या है इसके लिए देखोगे, प्रिडिक्टेड बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। ये पहले ही ये हाइपोथेटिकल है, सोच के, एक्सपीरियंस के बेस पे। मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट में कैसे पता चलेगी कि कितनी ड्रग की हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कौन सी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कितनी करनी है, कैसे पता चलेगा। पास्ट डेटा, भाई रिकॉर्ड जो है उसको रिव्यू किया जाए, पिछले कुछ 2-3 साल का, और उनको कंपेयर करके देखो कि कौन सी दवाओं का इस्तेमाल ज्यादा होता है और कब कब होता है। भाई जैसे बारिश का टाइम आता है ना, डेंगू मलेरिया सब फैलना शुरू हो जाता है, उस समय खूब दवाएं बिकती हैं ये सब, ठीक। जैसे कोविड का टाइम आया था, सिर्फ कोविड की ही दवा, एंटीवायरल दवाएं ही बिक रही थी। तो कहने का मतलब जो सीनियर स्टाफ है उनके साथ कंसल्ट करके, डेटा रिव्यू करके, अंदाजा लगा के कितनी दवा कब कब लगती है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर फार्मासिस्ट रियलाइज दैट द ओवर एस्टिमेटेड एंड अंडर एस्टिमेटेड हिज रिक्वायरमेंट, whichever case may be corrective step placed the effective in second quarter। मींस पहले क्वार्टर में सारी प्लानिंग कर ली जाती है। ओवर एस्टिमेटेड मींस ज्यादा दवा मंगाएंगे तो कितने का पड़ेगा, और कम मंगाएंगे तो कितने का पड़ेगा, कितना फर्क आ रहा दोनों में। सेकंड क्वार्टर तक इसका डिसीजन ले लिया जाता है, ठीक। फिर डिसीजन लेके मैन्युफैक्चरिंग कितनी करनी है, ये डिसीजन अगर हो गया कि भाई इतनी मैन्युफैक्चरिंग हमको करनी है, तो अब हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो मटेरियल रिक्वायरमेंट, अब इतनी चीज बनाने के लिए हमको कितना मटेरियल चाहिए। वंस द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट डिसाइडेड, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ने डिसाइड कर लिया कि ये प्रोडक्ट हमको बनाने हैं, है ना, प्रोडक्ट ही प्लान टू मैन्युफैक्चर एंड व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी टेकन टू नेक्स्ट स्टेप। तो ये पहले तो ये डिसाइड करो कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसके बाद कितनी क्वांटिटी में बनाना है, क्योंकि आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से चाहिए। फिर उसमें सप्लायर पता करो कौन कौन सा रॉ मटेरियल, उनको स्टोर करने के लिए कंटेनर चाहिए, उन पे चिपकाने के लिए लेबल चाहिए, सप्लीमेंट्री मटेरियल जैसे फिल्टर पेपर है, फिल्टर पैड्स हैं, बॉक्स है, स्पेशल कुछ ऑक्सिलरी लेबल वगैरह है, कॉशनरी लेबल्स हैं, मींस उसके साथ भी एडिशनल काफी कुछ चीजें होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मदद करती हैं, है ना। तो वो सब चीजें भी आपके पास होनी चाहिए। फिर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात आती है। अब जितनी ज्यादा बड़े इक्विपमेंट आपके होंगे उतना ज्यादा पैसा कम लगेगा। भाई जाहिर सी बात है, छोटे से कुकर में खाना बनाओ, अब 10 लोगों का बनाना है तो 4 बार कुकर चढ़ाना पड़ेगा, गैस बर्बाद हो रही है, समय बर्बाद हो रहा है। अब उसी जगह पे बड़ा सा कुकर हो जाए, उसमें खाना बना लो, एक साथ बन जाएगा, पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और मैन पावर भी बचेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मींस डिपेंडिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, कितनी क्वांटिटी में हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट एंड इट्स सोर्स मींस साइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट इन हॉस्पिटल वेरी फ्रॉम, हर हॉस्पिटल में जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग साइज के होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम मस्ट बी कंसीडर, क्या क्या, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनी प्रोडक्शन, मींस जैसे एक लॉट हमने प्रोडक्शन किया तो कितने नंबर टैबलेट या कितने नंबर मटेरियल हमारा प्रोड्यूस होगा। दूसरा, लेंथ ऑफ टाइम दैट विल बी रिक्वायर्ड टू कंज्यूम द प्रोडक्ट, कितना समय इस प्रोडक्ट के बनने में लगेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स, कितना स्टाफ उसमें लगेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज जैसे आपका एसी चाहिए, हेपा फिल्टर्स चाहिए, है ना, स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, फ्लोर आपका क्लीन चाहिए यानी क्लीनिंग स्टाफ भी चाहिए, है ना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप इक्विपमेंट फुलफिल एवरी प्रोडक्शन नीड, जो आज की टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब सब ऑटोमेटिक हो गया है, सब फुल्ली ऑटोमेटिक हो गया है, तो जो कि प्रोडक्शन की नीड को सब फुलफिल कर रहा है। बस डिपेंड ये करता है कि आपके पास फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनें हैं कि नहीं। इन एडिशन ए लार्जर हॉस्पिटल हैव अवेलेबल देन ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक हैवी ड्यूटी प्रोडक्शन इक्विपमेंट। बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं वहां फुल्ली ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक
क्या है, सारी मशीनें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक, जिसकी वजह से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हमको मिल जा रहा है, राइट। फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ चाहिए। अब जो भाई मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो वहां पे स्टाफ भी तो चाहिए, तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में फार्मेसी के सुपरविजन में जो भी स्टाफ है वो टेक्निकली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मींस टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए, उसको वो काम जो दिया गया है वो काम उसको आना चाहिए। लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, लीगली क्वालिफाइड आदमी होना चाहिए। इन एडिशन टू मस्ट बी सपोर्टेड एंसिलरी पर्सनल, कुछ एंसिलरी पर्सनल्स भी होते हैं लेकिन उनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, उनको वो काम आना चाहिए जो काम उनको करना है, और ये सुपरविजन में होना चाहिए फार्मासिस्ट के। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात की जाए, भाई हमने ऑपरेशन किया तो कितना उसकी कॉस्टिंग आएगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके की होती है। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या होता है, लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट, ये क्या है, डायरेक्ट है ना। फिर टर्मिनोलॉजी ओवर द हेड कॉस्ट, मींस एक एक आदमी पे कितना पैसा लगा, कितना खर्चा आ रहा है, यूजुअली इंटरचेंजेबल विद द डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है कॉस्ट सुपरवाइजरी पर्सनल स्पेस, जैसे जो लोग जहां पे रह रहे हैं उनका रेंट पे करना है, उनका इंश्योरेंस करवाना है, इक्विपमेंट का इंश्योरेंस होगा, मेंटेनेंस होगा, हाउसकीपिंग स्टाफ होगा जो झाड़ू पोछा लगाएगा, ये सब क्या है, ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। डायरेक्ट कॉस्ट तो जितना हमने हैंड टू हैंड दिया उसका हिसाब है, हमने आपको इतना पैसा दिया हमारे यहाँ काम करने के लिए, इतना मटेरियल की कॉस्ट है। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट भी तो बहुत कुछ होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट वो इनडायरेक्ट जो पता नहीं चलता है। फिर क्वालिटी कंट्रोल, जो हमने बनाया उसके लिए बाकायदे क्वालिटी कंट्रोल यूनिट होनी चाहिए जो ये बात चेक करके बता सके कि जो एफडीए, जो इंडस्ट्री से हम दवाएं मंगाते थे और हमारी बनाई हुई जो दवा है वो किसी भी मामले में इंडस्ट्री से बनाई हुई दवा से कम क्वालिटी उसकी नहीं है ना। इसका बाकायदे मींस क्वालिटी, प्योरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट दैट विल इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मींस कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो एकदम परफेक्ट है ना। किसी पेशेंट को दिया जाएगा तो फाइनली उसका फायदा मिलेगा। इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आईवी एडमिक्सचर सर्विसेज एंड इनकम्पेटिबिलिटी, है ना। आईवी एडमिक्सचर सर्विसेज, और इन सर्विसेज में पहले तो हम पढ़ेंगे सर्विसेज क्या होती हैं, उसके बाद इन सर्विसेज में जो इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है वो क्यों हो जाती है, उनके क्या रीजंस होते हैं, राइट। अब बात करें एडमिक्सचर सिस्टम की, तो भाई ये एडमिक्सचर सिस्टम क्या होता है, देखो सिंपल सी, एडमिक्सचर मतलब कुछ मिलाना, कुछ मिलाना, है ना। दूसरी बात, कुछ मिलाना, किसमें मिलाना, आईवी, इंट्रावेनस जो फ्लूइड्स हैं, इंट्रावेनस जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हम कुछ मिला रहे हैं, किस लिए, बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जो इंट्रावेनस फ्लूइड्स हमारे पास मौजूद हैं उनको और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग करना है, उनसे सफिशिएंट काम नहीं, मींस वो पेशेंट को देने के लिए सफिशिएंट नहीं है उनकी कैपेसिटी, तो उनमें हम कुछ और ड्रग मिला देंगे, वो चाहे एक ड्रग मिलानी हो, चाहे दो ड्रग मिलानी हो, चाहे जितनी ड्रग मिलानी हो। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंडिंग कर रहे हैं, एक तरह से बात की जाए कंपाउंडिंग ही तो हुई। अब यहां पे कंपाउंडिंग किसकी, आईवी, जो आईवी इंट्रावेनस फ्लूइड्स वगैरह है इनकी कंपाउंडिंग हो रही, उसी को बोला एडमिक्सचर। एडमिक्सचर सिस्टम रेफर टू स्टेराइल IV solution that are prepared by using one or more medication or electrolyte will be administered with the parenteral route। यहां पे बाकायदे इलेक्ट्रोलाइट बनाया जा रहा है, बाकायदे IV फ्लूइड्स बनाए जा रहे हैं, और कैसे बनाए जा रहे हैं, एक या एक से अधिक मेडिकेशन का इस्तेमाल करके। इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है, मेजर्ड एडिशन, जो हम मिला रहे हैं उसका मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि डोज अगर थोड़ी भी कम ज्यादा हो गई तो पेशेंट सफर कर सकता है। ऑफ द मेडिकेशन टू 50 ml या लार्ज बैग, 50 ml या बड़े, इससे ज्यादा बड़े आईवी फ्लूइड के बैग, ये रिक्वायरमेंट में है। अगर बात की जाए आईवी एडमिक्सचर सर्विसेज के लिए या इसकी इनकम्पेटिबिलिटी रिक्वायर्ड क्या है, तो रिक्वायर्ड 50 ml की बॉटल्स या फिर इससे ज्यादा बड़े बड़े बैग की रिक्वायरमेंट है। इट कैन बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट
हिज हर होम। दो चीजें हैं, या तो इन पेशेंट के लिए बनाया जाए, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं भाई हमारा पेशेंट हमको दे दो, हम घर पे टेक केयर कर लेंगे, जो भी मेडिसिन से आप बताइए हम अपना आप लोग से कलेक्ट कर लेंगे। तो ये एडमिक्सचर भाई उन्होंने बना के दे दिया कि जाओ भाई इसको घर पे प्रोवाइड करवाते रहना, है ना। तो पेशेंट अपने घर जाके उनका इस्तेमाल कर सकता है। मैनी हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व इन द कंपाउंडिंग आईवी सॉल्यूशंस एंड मेडिकेशन टू आउट पेशेंट सेटिंग। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो आउट पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए बाकायदे आईवी सॉल्यूशन की कंपाउंडिंग करते हैं, जो बेहतर तरीके से कंपाउंडिंग हमने समझाया कि कंपाउंडिंग अल्टीमेटली क्यों करते हैं। ठीक, तो कंपाउंडिंग भाई कोई चीज है जो हमारे पास आईवी फ्लूइड बना हुआ है, वो फ्लूइड पेशेंट के लिए बढ़िया नहीं है, या जो हमको उससे थेरेपेटिक इफेक्ट चाहिए वो कम मिल पा रहा है, हमने क्या किया उसमें 2 इंजेक्शन और मिला दिए, राइट। तो ताकि वो और ज्यादा इफेक्टिव बन सके। तो प्रिपरेशन कैसे करोगे भाई, इस एडमिक्सचर की प्रिपरेशन कैसे करोगे, है तो भाई प्रिपेयर करना पड़ेगा ना प्रिपरेशन के लिए। अपॉन रिसिप्ट ऑफ द फिजिशियन ओरिजिनल ऑर्डर सीट, जो फिजिशियन जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसके बेस पे क्या होगा, उस पे लेबल लगा है कि भाई ये हमको करना है, बनाना है। तो उस पे कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो आपको लेबल बनाना पड़ेगा, किसके लिए हम बना रहे हैं। जो हम प्रिपरेशन आईवी एडमिक्सचर बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, तो वो लेबल पे मेंशन करना पड़ेगा कि जो प्रिपरेशन, नहीं ऐसा ना हो कि आप बना के रखो और नर्स ले जाके किसी और को दे दे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसमें पेशेंट का नाम होना चाहिए, पेशेंट की लोकेशन होना चाहिए, हॉस्पिटल में है तो किस बेड पे है, घर पे है तो कहां पे है, फिजिशियन जिस फिजिशियन ने वो प्रिस्क्रिप्शन दिया है उस प्रिस्क्रिप्शन का नाम होना चाहिए, जो ड्रग और जितनी ड्रग जिस क्वांटिटी में मिलाई गई है वो क्वांटिटी का मेंशन होना चाहिए, किस डेट को इसकी कंपाउंडिंग की गई है, क्यों, क्योंकि ताकि कब तक इसका इस्तेमाल कर लेना है ना, ये पता चलेगा। एक्सपायरेशन डेट, तो डेट ऑफ कंपाउंडिंग और डेट ऑफ एक्सपायरेशन की, मींस इस डेट को बनाया गया है तो इस दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। नेम ऑफ द फार्मासिस्ट प्रिपेयर द प्रोडक्ट, किस फार्मासिस्ट ने इस प्रोडक्ट को यानी ये आईवी एडमिक्सचर बनाया है उस फार्मासिस्ट की डिटेल होनी चाहिए, उसकी क्या नीड है, कल को कोई समस्या हो जाए तो किसका कॉलर पकड़ोगे जाके, पता तो रहेगा ना कि भाई किस फार्मासिस्ट ने घोटाला किया, किसने गड़बड़ किया है ना। तो जवाबदेही होगी उस फार्मासिस्ट के, इसलिए फार्मासिस्ट का भी नाम होता है उस पर, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है, प्रिपेयर द मिक्सचर एडमिक्सचर अंडर द लेमिनार फ्लो। अब चूंकि ये सेंसिटिव चीजें हैं तो एसेप्टिक एरिया में, एसेप्टिक एरिया कौन सा है हमारा, लेमिनार फ्लो। क्या करोगे, लेमिनार फ्लो के अंदर स्टेराइल निडल्स और सिरिंज या डबल एंडेड ट्रांसफर निडल, दोनों तरफ डबल एंडेड ट्रांसफर निडल कि इससे निकाला और इसमें डाला, है ना, दोनों तरफ से निडल्स होती हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं कई बार मैन्युफैक्चरिंग प्रिपेयर करने के लिए लेमिनार फ्लो के नीचे, ताकि कंटामिनेशन से बचाया जा सके। समटाइम्स कार्नवाल सिरिंज इज यूजफुल इन प्रिपरेशन ऑफ द आईवी मिक्सचर्स। अब देखो ये कार्नवाल सिरिंज है, ये सिरिंज है ना, इसमें क्या है, देखो एक क्या है, पाइप लगी हुई है, इसको हमने दूसरे में जो हमारा मेन रिजर्वायर है, जो रिजर्वायर है जिससे हम निकाल रहे हैं, उस रिजर्वायर में हमने ये पाइप का एक एंड डाल दिया, दूसरे एंड पे क्या हुआ भाई, ये सिरिंज लगी है पिचकारी की तरह, ऐसे ऐसे करके दबाते जाओ और जिसमें आपको मिलाना है उसमें जाके आप मिला दो। भाई मान लिया पिचकारी में क्या करते हो, भाई पिचकारी सपोज करो है तो पिचकारी, इसको पिचकारी मान लो, है ना, तो यहां से पानी आएगा या रंग आएगा, इसको डाल दो बाल्टी में जिसमें पानी भरा हुआ है, उसका पिचकारी मारते जाओ, ऐसे ऐसे करके पानी निकलता जाएगा जो भी बाल्टी में भरा हुआ है। तो इस तरीके से भी मिक्सचर किया जाता है ताकि एसेप्टिक मेंटेन रहे। तो कार्नवाल सिरिंज का इस्तेमाल कई बार आईवी एडमिक्सचर बनाने में करते हैं। वंस द ट्रांसफर इज मेड, मेटाडिस्क, मेटाडिस्क बोले तो ये एक सॉफ्टवेयर है कि जो हमने बनाया इसको हमने सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन के लिए ट्रांसफर कर दिया कि भाई सब बराबर है ना, ठीक। तो मेटाडिस्क ऑफ द कंटेनर मस्ट बी रिप्लेस्ड इन न्यू सील्ड क्रिंट। फिर उसके बाद क्या बना के आप इसको क्या करोगे, कंटेनर में ट्रांसफर करोगे और उस पर नई सील लगा दोगे। सील डिफरेंट होना चाहिए ताकि पता चल सके कौन सा रिजर्वायर है, मींस कौन सा रॉ मटेरियल का है और कौन सा फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। सेफ्टी पर्पज अ डिफरेंट कलर सील शुड बी यूटिलाइज्ड दैट इट वॉन्स इंडिविजुअल रिगार्डेड द ड्रग हैव बीन एडेड।
लगा दी गई सील डिफरेंट कलर की, ताकि पेशेंट को यह क्लियर रहे कि किस तरीके कौन सी ड्रग हमने इसमें मिलाई है, तो कलर से आइडेंटिफाई रहे कि कौन सा मैन्युफैक्चर्ड है कौन सा रॉ है। फार्मासिस्ट मस्ट बी इंस्पेक्ट द फाइनल प्रोडक्ट। फार्मासिस्ट स्किल्ड होता है फाइनली प्रोडक्ट को फाइनल टच देने के लिए, फाइनल एडमिक्सचर बनाने के लिए फार्मासिस्ट एक बार इंस्पेक्ट करेगा कि सारी चीजें सही है कि नहीं। द इंस्पेक्शन शुड कंटेन द रिव्यूलेबल क्लैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। कैसे करेगा इंस्पेक्शन? क्या घूम के आएगा हाँ भाई सब काम कर रहा है बढ़िया? ऐसा नहीं है ना। जो मिक्सचर बनाया गया है उसका एक स्पेसिफिक कलर, कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, देखेगा है ना। जो भी उसके पास इक्विपमेंट है, जिस तरह का भी एडमिक्सचर बनाया गया है, क्लियरिटी ऑफ द सोल्यूशन, कैलकुलेशन बाकायदे चेक करेगा कि सही अमाउंट ही डोज का मिलाया गया है कि नहीं, राइट। तो इन सब चीजों से ये इंस्पेक्शन करेगा। एडमिक्सचर के टाइप की अगर बात की जाए तो देखो 3 तरीके के बेसिकली आपके एडमिक्सचर होते हैं। 3 तरीके के कौन कौन से? सिंपल, इन्फ्यूजन, इंटरमिटेंट, प्री मिक्स्ड आईवी एडमिक्सचर्स। इन्फ्यूजन मोर इफेक्टिव होते हैं, लेस टॉक्सिक होते हैं किसके कंपैरिजन में? जो इंटरमिटेंट दिए जाते हैं। इंटरमिटेंट एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाएंगे। इन्फ्यूजन्स कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार इन्फ्यूज होता रहेगा। बेसिक फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, जैसे ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स चढ़ाए जाते हैं, है ना, वो क्या लगातार कंटिन्यूअसली चढ़ता रहता है। इंटरमिटेंट की अगर हम बात करें तो ये पीरियोडिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पीरियोडिक, कुछ समय रुक के, जिससे क्या है, पहले थोड़ा सा दिया है ना, वो एब्जॉर्ब हो गया, फिर दिया, फिर एब्जॉर्ब हो गया, फिर दिया, फिर रुके। इंटरमिटेंट रुक रुक के, ठीक, जिसकी वजह से क्या हो जाए, टॉक्सिसिटी भी कम हो। पहले दिया वो एब्जॉर्ब हो गया, बचा हुआ एक्सक्रीट हो गया, दोबारा दिया बचा हुआ रेस्ट एक्सक्रीट हुआ, बॉडी में रुकने ना पाए। फिर बात करते हैं प्री मिक्स्ड एडमिक्सचर की। प्री मिक्स्ड मतलब पहले से ही आईवी एडमिक्सचर्स बने हुए हैं, मींस मैन्युफैक्चर हैं ऑलरेडी, इनमें एडिटिव्स मिला दिए गए हैं, ये अलग अलग साइज के हैं। एग्जाम्पल की बात करें, लिडोकेन, पोटेशियम नाइट्रोग्लिसरीन, ये पहले से ही बने बनाए आईवी फ्लूइड के एडमिक्सचर्स, मींस प्री मिक्स्ड, हमें नहीं मिलाना है, ये मिले हुए ही आए हैं। तो ये अलग अलग तरीके के ये टाइप ऑफ एडमिक्सचर हैं, ठीक। इनमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आपको नीड नहीं है, उतना पढ़ो जितने की जरूरत है। कंपोनेंट कौन से हैं भाई आईवी एडमिक्सचर सिस्टम के? तो कंपोनेंट की बात की जाए, मींस कैसे कैसे ये बने। तो पहले तो प्रिपरेशन एरिया, प्रिपेयर कर लोगे तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। स्टोरेज के लिए और प्रिपरेशन के लिए आपको स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगा। दूसरा, कैसे बनाना है उनके लिए पॉलिसीज चाहिए, स्टैंडर्ड पॉलिसीज चाहिए, स्टैंडर्ड एसओपी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर चाहिए। उसके बाद कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम फॉलो करना है, एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम कौन सा है, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम है ना। तो ये कुछ कंपोनेंट हैं जिनसे क्या होता है, जो आईवी एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले छोटा छोटा देखते लेते हैं प्रिपरेशन एरिया। प्रिपरेशन एरिया कैसा होना चाहिए, कैसे बनाओगे, मींस कहां बनाओगे एडमिक्सचर, है ना। तो प्रिपरेशन एरिया सेपरेट रूम होना चाहिए फार्मेसी का, हॉस्पिटल की जो फार्मेसी वहां पे सेपरेट एरिया होना चाहिए। साइज अलग अलग हो सकता है ना, जितनी आपके पास रिक्वायरमेंट है। फिर रिक्वायरमेंट, रूम की रिक्वायरमेंट क्या होगी, रूम की रिक्वायरमेंट, फ्लोर को आप बाकायदे सफाई कर सकते हो, वॉश कर सकते हो। इपॉक्सी की कोटिंग होना चाहिए। इपॉक्सी कोटिंग एकदम चिकनी कोटिंग होती है ना, शाइन करती है। जैसे हम लोग इंडस्ट्री में थे, इंडस्ट्री में हर जगह आप फ्लोर की कोटिंग देखोगे तो वहां इपॉक्सी कोटिंग होती है ना। इपॉक्सी मटेरियल होता है जो चिपकता नहीं है, किसी चीज को कितनी भी डस्ट लग जाए, हल्का सा कपड़ा मार दो साफ हो जाता है, मींस वहां रुकता नहीं। क्लीनिंग जरूरी ताकि कंटामिनेशन ना हो। हैंड वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, प्रिपरेशन के लिए सारे टूल्स मौजूद होने चाहिए, ठीक। लाइट सफिशिएंट होना चाहिए ताकि सही से दिखे। एरिया रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, हर आता जाता ऐरा गैरा आदमी नहीं चला जाना चाहिए, मींस वहां पे एक पंचिंग कोड मशीन होना चाहिए, जिसके पास ऑथराइज्ड कार्ड होगा वही उसको स्कैन करके दिखा के अंदर जा सकता, हर कोई नहीं जा सकता। एडिक्वेट काउंटर स्पेस होना चाहिए, बनाने के लिए सफिशिएंट स्पेस चाहिए, ठीक। तो ये रूम की मतलब प्रिपरेशन एरिया में ये रूम की रिक्वायरमेंट है, इतनी चीजें रूम में चाहिए। फिर पॉलिसी की बात कर गए। पॉलिसी में भाई पूरा आउटलाइन दे दिया गया फार्मासिस्ट प्रोसीजर मैनुअल का, है कि क्या क्या पॉलिसी और किस तरह से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, रिटन प्रोसीजर है कि कौन सा आईवी एडमिक्सचर बनाना है, तो इसमें कितनी कितनी क्वांटिटी में, ऐसा नहीं है सब आंख बंद करके, सब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में रिटन है कि सब कुछ
भाई ये आईवी एडमिक्सचर बनाना है तो इतनी इतनी क्वांटिटी ये मिला दो, ये बनाना इतनी इतनी क्वालिटी, सब कुछ लिखा हुआ है, मींस कहीं दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, डिटेल पॉलिसी प्रोसीजर इंफॉर्मेशन काहे के लिए, प्रिपरेशन कैसे करनी है, लेबलिंग कैसे करोगे, उसके बाद जो एडमिक्सचर बना है आपका उसका स्टोरेज कहां करोगे जाके, एक्सपायरेशन डेट कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक, दीज पॉलिसी हेल्प टू प्रोवाइड द क्वालिटी कंट्रोल। अगर ये सारी पॉलिसी रिटन में है तो ये क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, मींस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। दूसरा, स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी अफेक्टेड द प्लेस, कहां पे इसको स्टोर करके रखते हो, मींस इन्वायरमेंटल कंडीशन। दूसरा, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट आपने इसके अंदर मिलाया है, ये चीजें स्टेबिलिटी को प्रभावित करती हैं। इनसे रिलेटेड भी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होते हैं। एसेप्टिक टेक्निक की बात करें, जो काम भी हम कर रहे हैं, चूंकि आईवी की बात कर रहे हैं, इंट्रावेनस की बात करें, सीधा आपके ब्लड में जा रहा है, एसेप्टिक कंडीशन बहुत जरूरी होती है जहां पे भी आईवी सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए जाते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस मींस क्रॉस चेक सिस्टम होना चाहिए कि जो काम कर रहा है उसको सुपरवाइज करने वाला फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट को भी क्रॉस चेक करने वाला एक क्वालिटी एश्योरेंस यानी क्यूए का टीम होना चाहिए, जिसकी और कंप्लीट क्या होना चाहिए, बाकायदे उसका अपना एक गाउनिंग प्रोसीजर होना चाहिए कि एक बाल का टुकड़ा भी बाहर न जाए, एक हेयर फॉलिकल भी बाहर न जाए, इस तरह से उसका प्रेशर का जो ये गाउनिंग होती है उसको बोलते हैं प्रेशर गाउनिंग। जो पेरेंटल प्रिपरेशन करते हैं वो लोग प्रेशर गाउनिंग करते हैं, मींस वो गाउनिंग इतनी आसानी से, ऐसा नहीं कि पहन लो, इतनी जल्दी नहीं, उसका बाकायदे क्वालिफिकेशन होता है ना। रूटीन इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। जो लेमिनार फ्लो बेंच के नीचे, जिसके नीचे काम किया जा रहा है, ये वर्टिकल लेमिनार भी होते हैं और हॉरिजॉन्टल भी होते हैं। जिस तरफ से हवा फेंकता है, ऊपर से फेंकता है अगर हवा तो वर्टिकल हुआ, हॉरिजॉन्टली फेंकता है तो हॉरिजॉन्टल लेमिनार फ्लो हुआ। ये एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करके रखता है, किसी भी तरह का कोई माइक्रोब्स नहीं रहता उसमें। बाकायदे यूवी लाइट लेमिनार में लगी होती है कि और कभी भी यूज करने के कुछ समय पहले उसको ऑन कर दी जाती है कि वो पूरा एसेप्टिक एरिया हो जाए। उसके बाद हवा इतनी फ्लो करती रहती है कि कोई भी वहां पे बैक्टीरिया नहीं आ सकता, है ना। फिर आईवी जो फ्लूइड है जो बनाया है हमने, उसकी प्रोफाइलिंग कैसे करोगे भाई, रिव्यू करोगे अगेंस्ट पेशेंट प्रोफाइल। पेशेंट की जो प्रोफाइल है उससे आप रिव्यू करो कि भाई इस पेशेंट को यही दवा चाहिए ना। उसके और फिर क्या, लेबल पे कुछ चीजें मेंशन कर दो, वही सारी चीजें, पेशेंट नाम, लोकेशन, फिजिशियन, है ना, क्वांटिटी कितनी दी, कंपाउंडिंग कब किया, एक्सपायरेशन कब किया और कौन फार्मासिस्ट ने बनाया। पेशेंट की प्रोफाइल से इसका लेबल मैच करो और इस लेबल पे उस पेशेंट की डिटेल लिखो ताकि ये दवा उठ के सीधे आपके पेशेंट तक जाए, किसी और तक ना पहुंचे। कुछ ऑक्सिलरी लेबल की जरूरत पड़ती। ऑक्सिलरी लेबल मींस कॉशन लेवल, जैसे बोलते हैं ना कि शेक वेल बिफोर यूज, है ना, तो शेक वेल मींस यूज करने के पहले उसको शेक करो, ये क्या ऑक्सिलरी लेवल है। डू नॉट नोट डोजेज स्ट्रेंथ मींस कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन देख लो उसकी। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट है। डू नॉट रेफ्रिजरेट, देखते होगे जब दवा आप लेते हो तो उनके ऊपर ये सब लिखे रहते हैं कॉशन, है ना। केमोथेरेपी के एजेंट है, एपिड्यूरल यूज ओनली है, और क्या एज नीडेड, पॉइजन, है ना, इवनिंग मींस इस तरीके की इनको क्या बोलते हैं ऑक्सिलरी लेबल। ये टाइप ऑफ ऑक्सिलरी लेबल है जो पिक्चर देख रहे हो आप। फिर पर्सनल की बात करें, जो बनाते हैं, जो लोग बनाते हैं मतलब जो पर्सनल्स हैं, ये क्या है, बाकायदे ये ट्रेंड होने चाहिए। जो काम कर रहे हैं वो काम उनको पता होना चाहिए, उससे रिगार्डिंग उनका बाकायदे रेगुलर उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हाँ भाई जैसे कोई काम करवाना है, किसी को कोई मशीन चलानी है, अब कोई ऐसा थोड़ी कि जैसे कंप्यूटर चलाना, बिना ट्रेनिंग के कोई कंप्यूटर चला लेगा। बाकायदे उसको पता होना चाहिए कि किस की का क्या मतलब होता है। तो एसेप्टिक टेक्निक में काम करना चाहिए, स्टेराइल प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करना है उसको, उस चीज की ट्रेनिंग होना चाहिए। ट्रेनिंग कोर्सेज, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, अलग अलग ये सारी चीजें चला के उसको बाकायदे पता होना चाहिए। स्टोरेज एरिया में लेमिनार चाहिए आपको, हेपा चाहिए, है ना। और जो हेपा है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से देखो, हेपा फिल्टर्स चाहिए जिसको हर 6 महीने पे चेक करना है कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। रेफ्रिजरेटर चाहिए ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ को स्लो किया जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं आईवी एडमिक्सचर इनकम्पेटिबिलिटी की। इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है, लेकिन अब काम करते हैं आईवी की इनकम्पेटिबिलिटी और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ये हम दोनों टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा खत्म हो जाएगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो रहा है, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो आईवी इन्फ्यूजन की इनकम्पेटिबिलिटी, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मींस टीपीएन, ये 2 पार्ट हम सेकंड में खत्म कर देंगे। ओके, फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट में लिखो।